दूसरी इकाई पाठ 2 चीव की दावत। इस पाठ के लेखक है बीज साहनी जी। इनका जन्म 1915 रावलपिंडी में हुआ है, मृत्यु 2003। परिचय है इनका। बहुमुखी प्रतिभा के धनी बीज साहनी जी ने सामाजिक विषमता, संघर्ष, मानवीय करुणा, मानवीय मूल्य, नैतिकता को अपनी लेखनी का आधार बनाया। आपने अपनी रचनाओं में नारी के व्यक्तित्व का विकास, आर्थिक स्वतंत्रता, स्त्री शिक्षा और उसकी सम्मानजनक स्थिति का समर्थन किया है। प्रगतिशील दृष्टि के कारण आप मूल्यों पर आधारित ऐसी भावना के पक्षधर हैं जो मानव मात्र के प्रति प्रतिबद्ध है। प्रमुख रचनाएं कृतियां हैं आपकी। भाग्यरेखा, पहला पाठ, भटकती राख, निशाचर, झरोखे, तमस, कुंतो, नीलो, नीलिमा, नीलोफर, मैया दास की माड़ी, कबीरा खड़ा बाजार में, माधवी, आज के अतीत इत्यादि। ये आपकी रचनाएं हैं। पाठ की रूपरेखा देखिए। सामाजिक एवं पारिवारिक संबंधों पर पारखी नज़र रखने वाले बीज साहनी जी ने इस पाठ में अपने बुजुर्गों को लेकर हीन दृष्टिकोण वालों का करारा प्रहार किया है। अपनी उन्नति के लिए जीव की खुशामद करना, उनकी हाँ में हाँ मिलाना, दिखावा करना आदि का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते हुए लोक कला, हस्तकला के समादर पर कहानीकार ने बड़े ही प्रभावी एवं मार्मिक ढंग से कलम चलाई है। आज मिस्टर सामनाथ के घर की जीव की दावत थी। सामनाथ और उनकी धर्मपत्नी को पसीना पोंछने की फुर्सत न थी। पत्नी और पति चीज़ों को फेहरिस्त हाथ में थामे एक कमरे से दूसरे कमरे में आ जा रहे थे। आखिर 5 बजते बजते तैयारी पूरी होने लगी। कुर्सियाँ, मेज, तिपाइयाँ, नैपकिन, फूल सब बरामदे में पहुँच गए। अब घर का फालतू सामान अलमारियों के पीछे और पलंगों के नीचे छिपाया जाने लगा। तभी सामनाथ के सामने सहसा एक अड़चन खड़ी हो गई। माँ का क्या होगा? इस बात की ओर न उनका और न ही उनकी कुशल गृहिणी का ध्यान गया था। मिस्टर सामनाथ श्रीमती की ओर घूमकर अंग्रेजी में बोले, माँ का क्या होगा? श्रीमती काम करते करते ठहर गई और थोड़ी देर तक सोचने के बाद बोली, इन्हें पिछवाड़े इनकी सहेली के घर में भेज दो। रात भर बेशक वहीं रहें, कल आ जाएं। सामनाथ सिकुड़ी आँखों से श्रीमती के चेहरे की ओर देखते हुए पल भर सोचते रहे, फिर सिर हिलाकर बोले, नहीं, मैं नहीं चाहता कि उस बुढ़िया का आना जाना यहाँ फिर से शुरू हो। पहले ही बड़ी मुश्किल से बंद किया था। माँ से कहे कि जल्दी ही खाना खा के शाम को ही अपनी कोठरी में चली जाए। मेहमान कहीं 8 बजे आएंगे, इससे पहले ही अपने काम से निपट लें। सुझाव ठीक था, दोनों को पसंद आया। मगर फिर सहसा श्रीमती बोल उठी, जो सो गई और नींद में खर्राटे लेने लगी, तो साथ ही तो बरामदा है जहाँ लोग खाना खाएंगे, तो इन्हें कह देंगे कि अंदर से दरवाज़ा बंद कर ले, मैं बाहर से ताला लगा दूँ, या माँ को कह देता हूँ कि अंदर जाकर सोए नहीं, बैठी रहें, और क्या। और जो सो गई तो डिनर का क्या मालूम कब तक चले। सामनाथ कुछ खींच उठे, हाथ झटकते हुए बोले, अच्छी भली यह भाई के पास जा रही थी, तुमने ही खुद अच्छा बनने के लिए बीच में ही टांग अड़ा दी। यहाँ मुहावरा मानेगा टांग अड़ाना, हस्तक्षेप करना। वाह, तुम माँ और बेटे की बातों में मैं क्यों बुरी बनूं? तुम जानो और वह जाने। मिस्टर सामनाथ चुप रहे। यह मौका बहस का न था, समस्या का हल ढूंढने का था। उन्होंने घूमकर माँ की कोठरी की ओर देखा। कोठरी का दरवाज़ा बरामदे में खुलता था। बरामदे की ओर देखते हुए झट से बोले, मैंने सोच लिया है। और उन्हीं कदमों माँ की कोठरी के बाहर जा खड़े हुए। माँ दीवार के साथ एक चौकी पर बैठी
दुपट्टे में मुँह सिर लपेटे माला जप रही थी। सुबह से तैयारी होते देखते हुए माँ का भी दिल धड़क रहा था। बेटे के दफ्तर का बड़ा साहब घर पर आ रहा है, सारा काम सुबीते से चले जाए, सुबीते से चल जाना, शांतिपूर्ण ढंग से निपट जाना। माँ आज तुम खाना जल्दी खा लेना, मेहमान लोग 7:30 बजे आ जाएंगे। जैसे भी हो अपने काम से जल्दी फुर्सत पा लेना। अच्छा बेटा। और माँ हाँ, हम लोग पहले बैठक में बैठेंगे, उतनी देर तुम यहाँ बरामदे में बैठना, फिर जब हम यहाँ आ जाएं तो तुम गुसल खाने के रास्ते बैठक में चली जाना। माँ आवाज़ बेटे का चेहरा देखने लगी, फिर धीरे से बोली, अच्छा बेटा। और माँ आज जल्दी सो नहीं जाना, तुम्हारे खर्राटों की आवाज़ दूर तक जाती है। माँ लज्जित सी आवाज़ में बोली, क्या करूं बेटा, मेरे पास बस की बात नहीं है। जब से बीमारी से उठी हूं नाक से सांस नहीं ले पाती। मिस्टर सामनाथ ने इंतज़ाम तो कर दिया, फिर भी उनकी उधेड़ बुन खत्म नहीं हुई। जो चीफ अचानक उधर आ निकला तो 8-10 मेहमान होंगे, देसी अफसर, उनकी स्त्रियां होंगी। कोई भी गुसल खाने की तरफ जा सकता है। क्षोभ और क्रोध में वह फिर झुंझलाने लगे। एक कुर्सी को उठाकर बरामदे में कोठरी के बाहर रखते हुए बोले, आओ माँ, इस पर जरा बैठे तो। माँ माला संभालती, पल्ला ठीक करती उठी और धीरे से कुर्सी पर आकर बैठ गई। यूँ नहीं, माँ टांगे ऊपर चढ़ाकर नहीं बैठते, यह खाट नहीं है। माँ ने टांगे नीचे उतार ली। और खुदा के वास्ते नंगे पाँव नहीं घूमना, नहीं वह खड़ाऊ पहनकर सामने आना। किसी दिन तुम्हारी वह खड़ाऊ उठाकर मैं बाहर फेंक दूंगा। देखिए, एक माँ का के प्रति अपने बेटे का कैसा बर्ताव है, इस पाठ में लेखक ने उसी को बताने का प्रयास किया है। आगे देखिए, माँ चुप रही। कपड़े कौन से पहनोगी माँ? जो है वही पहनूंगी बेटा, जो कहो पहन लो। मिस्टर सामनाथ अधखुली आंखों से माँ की ओर देखने लगे और माँ के कपड़ों की सोचने लगे। सामनाथ हर बात में तरतीब चाहते थे। घर का सब संचालन उनके हाथों में था। खूंटियाँ कमरों में कहाँ लगाई जाएं, बिस्तर कहाँ पर बिछें, किस रंग के पर्दे लगाए जाएं, श्रीमती कौन सी साड़ी पहने, मेज़ किस साइज की हो। सामनाथ को चिंता थी कि अगर चीफ का साक्षात्कार माँ से हो गया तो कहीं लज्जित नहीं होना पड़े। माँ को सिर से पांव तक देखते हुए बोले, तुम सफ़ेद कमीज़ और सफ़ेद सलवार पहन लो माँ, पहन के आओ तो ज़रा देखूं। माँ धीरे से उठी और अपनी कोठरी में कपड़े पहनने चली गई। यह माँ का झमेला ही रहेगा। उन्होंने फिर अंग्रेजी में अपनी पत्नी से कहा, ढंग की बात भी तो हो कोई, अगर कहीं कोई उल्टी सीधी बात हो गई, चीफ को बुरा लगा तो सारा मज़ा जाता रहेगा। माँ सफ़ेद कमीज और सफ़ेद सलवार पहनकर बाहर निकली। छोटा सा कद, सफ़ेद कपड़ों में लिपटा छोटा सा सूखा हुआ शरीर, धुंधली आंखें, केवल सिर के आधे झड़े हुए बाल पल्ले की ओट में छिपा पाए थे। पहले से कुछ ही कम कुरूप नज़र आ रही थी। यानी माँ पहले तो कुरूप थी, बूढ़ी हो गई थी। जैसे ही सलवार और सूट पहन के आती हैं, थोड़ा से कुछ कुरूप कम दिखाई देने लगती हैं। चलो ठीक है, कोई चूड़ियाँ वूड़ियाँ हो तो भी पहन लो, कोई हर्ज नहीं है। बेटा बोलता है, चूड़ियाँ कहाँ से लाऊं बेटा, तुम जानते तो हो सब गहने तुम्हारी पढ़ाई में बिक गए। यह वाक्य सामनाथ को तीर की तरह लगा। तिना कर बोला, यह कौन सा राग छेड़ दिया माँ? अरे सीधा कह दो, नहीं है गहने, बस इससे पढ़ाई वढ़ाई का क्या ताल्लुक़ है। गहने बिके तो कुछ बनकर ही आया हूँ, निरा लडूरा तो नहीं लौटा। यहाँ शब्द आया हुआ है निरा लडूरा लौटना, बिना किसी काम का, यानी निकम्मा होना। मैं निकम्मा तो नहीं हूँ, जितना दिया था उसे 2 गुना माल ले लेना। मेरी जीभ जल जाए बेटा, तुमसे गहना लूँगी। अरे मेरे मुँह से यूँ ही निकल गया, जो होते तो लाख बार पहनते। 5:30 बज चुके थे। अभी मिस्टर सामनाथ को खुद भी नहा धोकर तैयार होना था। श्रीमती कब की अपने कमरे में जा चुकी थी
सामनाथ जाते हुए एक बार फिर माँ को हिदायत करते हुए गए, माँ रोज़ की तरह गुमसुम बन के नहीं बैठी रहना। अगर साहब इधर आ निकले और कोई बात पूछें तो ठीक तरह से बात का जवाब देना। मैं न पढ़ी न लिखी बेटा, मैं क्या बात करूँगी, तुम कह देना। माँ अनपढ़ है, जो कुछ जानती ही नहीं है वह नहीं पूछेगा। 7 बजते बजते माँ का दिल धक धक करने लगा। अगर चीफ सामने आ गया और उसने कुछ पूछा तो वह क्या जवाब देंगी। अंग्रेज को तो दूर से ही देखकर वह घबरा उठती थी। यह तो अमेरिकी है, न मालूम क्या पूछे, मैं क्या कहूँगी। माँ का जी चाहा कि चुपचाप पिछवाड़े विधवा सहेली के घर चली जाए, मगर बेटे के आदेश कैसे टाल सकती थी। चुपचाप कुर्सी पर से टांगे लटकाए वहीं बैठी रही। सामनाथ की पार्टी सफलता के शिखर चूमने लगी। कहीं कोई रुकावट न थी, कोई अड़चन न थी। मेम साहब को पर्दे पसंद आए थे, सोफ़ा कवर का डिज़ाइन पसंद आया था, कमरे की सजावट पसंद आई थी। इससे बढ़कर क्या चाहिए। साहब तो चुटकुल्ले और कहानियाँ कहने लग गए थे। दफ्तर में जितना रोब रखते थे, यहाँ पर उतने ही दोस्त परवर हो रहे थे। और उनकी स्त्री काला गाउन पहने, गले में सफ़ेद मोतियों का हार, सेंट और पाउडर की महक से ओत-प्रोत कमरे में बैठी सभी देसी स्त्रियों की आराधना केंद्र बनी हुई थी। बात बात पर हंसती, बात बात पर सिर हिलाती और सामनाथ की स्त्री से तो ऐसे बातें कर रही थी जैसे उनकी पुरानी सहेली हो। इसी रव में 10:30 बज गए। वक्त कब गुजर गया पता ही नहीं चला। यानी पार्टी चलते चलते 10 बज गया, 10:30 का समय हो गया। समय कब निकल गया इसका पता ही नहीं चला। आखिर सब लोग खाना खाने के लिए उठे और बैठक से बाहर निकले। आगे आगे सामनाथ रास्ता दिखाते हुए, पीछे चीफ और दूसरे मेहमान साथ में। बरामदे में पहुँचते ही सामनाथ सहसा ठिठक गए। जो दृश्य उन्होंने देखा उससे उनकी टांगें लड़खड़ा गई। बरामदे में ऐन कोठरी के बाहर माँ अपनी कुर्सी पर ज्यों की त्यों बैठी थीं, मगर दोनों पांव कुर्सी की सीट पर रखे हुए और सिर दाएं से बाएं और बाएं से दाएं झूल रहा था। मुंह में से लगातार गहरे खर्राटों की आवाज़ें आ रही थी। जब सिर कुछ देर के लिए टेढ़ा होकर एक तरफ को थम जाता तो खर्राटे और भी गहरे हो उठते, और फिर जब झटके से नींद टूटती तो सिर फिर दाएं से बाहर झूलने लगता। पल्ला सिर से खिसक आया था। माँ के झरे हुए बाल आधे गंजे सिर पर अस्त व्यस्त बिखर रहे थे। देखते ही सामना क्रुद्ध हो उठे। जी चाहा कि माँ को धक्का देकर उठा दें और उन्हें कोठरी में धकेल दें, मगर ऐसा करना संभव न था। चीफ और बाकी मेहमान पास खड़े थे। माँ को देखते ही देसी अफसरों की कुछ स्त्रियाँ हंस दी। इतने में चीफ ने धीरे से कहा, अरे पुअर डियर। माँ हड़बड़ा के उठ बैठी। सामने खड़े इतने लोगों को देखकर ऐसी घबराई कि कुछ कहते न बना। झट से पल्ला सिर पर रखती हुई खड़ी हो गई और ज़मीन को देखने लगी। उनके पाँव लड़खड़ाने लगे और हाथों की उंगलियां थर-थर काँपने लगी। माँ तुम जाके सो जाओ, तुम क्यों इतनी देर तक जाग रही थी। और खिसियाई हुई नज़रों से सामनाथ चीफ के मुंह की ओर देखने लगे। चीफ के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वह वहीं खड़े खड़े बोले, नमस्ते। माँ ने झिझकते अपने में सिमटते हुए दोनों हाथ जोड़े, मगर एक हाथ दुपट्टे के अंदर माला को पकड़े हुए था, दूसरा बाहर। ठीक तरह से नमस्ते भी न कर पाई। सामनाथ इस पर भी खिन्न हो उठे। खिन्न होना, क्रोधित होना। इतने में चीफ ने अपना दायां हाथ मिलाने के लिए माँ के आगे किया और माँ भी घबरा उठी। माँ हाथ मिलाओ, पर हाथ कैसे मिलाती। दाएं हाथ में तो माला थी। घबराहट से माँ ने बायां हाथ ही साहब के दाएं हाथ में रख दिया। सामनाथ दिल ही दिल में जल उठे। देसी अफसरों की स्त्रियाँ खिलखिला कर हंस पड़ी। यूँ नहीं माँ, तुम जानती हो दायां हाथ मिलाया जाता है, दायां हाथ मिलाओ।
मगर तब तक चीफ माँ का बायां हाथ ही बार बार हिला कर कह रहे थे, हाउ डू यू डू। कहो माँ ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। माँ कुछ बड़बड़ाई। माँ कहती है मैं ठीक हूँ। कहो माँ हाउ डू यू डू। माँ धीरे से सकचाती हुई बोली, हाउ डू डू। एक बार फिर कहा उठा। वातावरण हल्का होने लगा। साहब ने स्थिति संभाल ली थी। लोग हंसते चहकने लगे थे। सामनाथ के मन का क्षोभ भी कुछ कुछ कम होने लगा था। साहब अपने हाथ में माँ का हाथ अभी पकड़े हुए थे और माँ सिकुड़ी जा रही थी। सामनाथ अंग्रेजी में बोले, मेरी माँ गांव की रहने वाली है, उम्र भर गांव में ही रही है। माँ आपसे लजा रही होगी। साहब इस पर खुश नजर आए। बोले, सच मुझे गांव के लोग बहुत पसंद हैं। तब तो तुम्हारी माँ गांव के गीत और नाच भी जानती होगी। चीफ खुशी से सिर हिलाते हुए माँ को टकटकी बातें देखने लगे। माँ धीरे से बोली, मैं क्या गाऊंगी बेटा, मैंने कब गाया है। वाह माँ, मेहमान का कहा भी कोई टालता है। सामनाथ बोल पड़े। साहब ने इतनी रीझ से कहा है, नहीं गाओगी तो साहब बुरा मानेंगे। मैं क्या गाऊँ बेटा, मुझे क्या आता है। वाह, कोई बढ़िया टप्पे सुना दो, पत्थर अनारा दे। देसी अफसर और उनकी स्त्रियों ने इस सुझाव पर तालियां पीटी। माँ कभी दीन दृष्टि से बेटे के चेहरे को देखती तो कभी पास खड़ी बहू के चेहरे को। इतने में बेटे ने गंभीर आदेश भरे लहजे में कहा, माँ। इसके बाद माँ हाँ या ना का सवाल ही न उठता था। माँ बैठ गई और छीड़ दुर्बल लरजती आवाज़ में एक पुराना विवाह गीत गाने लगी। हरिया निमाए हरिया निभैड़े, हरिया ते भागी भरिया है। देसी स्त्रियाँ खिलखिला कर हंस उठी। 3 पंक्तियाँ गा के माँ चुप हो गई। देसी शब्द है, देश के गीत माँ गा रही है। बरामदा तालियों से गूंज उठा। साहब तालियां पीटना बंद ही न करते थे। सामनाथ की खींच प्रसन्नता और गर्व में बदल उठी थी। वृद्ध माँ ने पार्टी में नया रंग भर दिया था। तालियां थमने पर साहब बोले, पंजाब के गांव की दस्तकारी क्या है। सामनाथ खुशी में झूम रहे थे। बोले, वो बहुत कुछ साहब, मैं आपको एक सेट उन चीज़ों का भेंट करूंगा, आप उन्हें देखकर खुश होंगे। मगर साहब ने सिर हिलाकर अंग्रेजी में फिर पूछा, नहीं, मैं दुकानों की चीज़ नहीं मांगता। पंजाबियों के घरों में क्या बनता है, औरतें खुद क्या बनाती हैं। सामनाथ कुछ सोचते हुए बोले, लड़कियां गुड़ियां बनाती हैं, औरतें फुलकारियां बनाती हैं। फुलकारी क्या है। सामनाथ फुलकारी का मतलब समझाने की असफल चेष्टा करने के बाद माँ से बोले, क्यों माँ, कोई पुरानी फुलकारी घर में है या फुलकारी माने गुलदस्ते से है। माँ चुपचाप अंदर गई और अपनी पुरानी फुलकारी उठा लाई। साहब बड़ी रुचि से फुलकारी देखने लगे। पुरानी फुलकारी थी, जगह जगह से उसके धागे टूट रहे थे और कपड़ा फटने लगा था। साहब की रुचि देखकर सामनाथ बोले, यह फटी हुई है साहब, मैं आपको नई बनवा दूंगा। माँ बना देंगी। क्यों माँ, साहब को फुलकारी बहुत पसंद है, इन्हें ऐसी फुलकारी बना दोगी न। माँ चुप रही। फिर डरते डरते धीरे से बोली, अब मेरी नज़र कहाँ है बेटा, बूढ़ी आंखें क्या देखेंगी। मगर माँ का वाक बीच में ही तोड़ते हुए सामनाथ साहब को बोले, माँ फुलकारी ज़रूर बनाएगी, आप उसे देखकर खुश होंगे। साहब ने सिर हिलाया, धन्यवाद किया और खाने की मेज़ की ओर बढ़ गए। बाकी मेहमान भी उनके पीछे पीछे हो लिए। जब मेहमान बैठ गए और माँ पर से सबकी आंखें हट गई तो माँ धीरे से कुर्सी पर से उठी और सबसे नज़रें बचाती हुई अपनी कोठरी में चली गई। मगर कोठरी में बैठने की देर थी कि आंखों से छल छल आंसू बहने लगे। वह दुपट्टे से बार बार उन्हें पोंछती, पर वह बार बार उमड़ आते, जैसे बरसों का बाग तोड़कर उमड़ आए हो। माँ ने दिल को बहुतेरा समझाया, हाथ जोड़े, भगवान का नाम लिया, बेटे के चिरायु होने की प्रार्थना की, चिरामय लंबी उम्र होने का। बार बार आंखें बंद की, मगर आंसू बरसात के पानी की तरह जैसे थमते ही नहीं
आते थे। आधी रात का वक्त होगा, मेहमान भरपेट खाना खाकर एक एक करके जा चुके थे। माँ दीवार से सटकर बैठी आंखें फाड़े दीवार को देखे जा रही थी। घर के वातावरण में तनाव ढीला पड़ चुका था। मोहल्ले की निस्तब्धता सामनाथ के घर पर भी छा चुकी थी। केवल रसोई में प्लेटों के खनखने की आवाज़ आ रही थी। तभी सहसा माँ की कोठरी का दरवाज़ा ज़ोर से खटकने लगा। माँ दरवाज़ा खोलो। माँ का दिल बैठ गया। यहाँ दिल बैठने से मतलब है डर जाना। घबरा कर उठ बैठी। क्या मुझसे फिर कोई भूल हो गई? माँ कितनी देर से अपने आप को कोस रही थी कि क्यों उसे नींद आ गई, क्यों वह ऊँघने लगी। क्या बेटे ने अभी तक क्षमा नहीं किया? माँ उठी और कांपते हाथों से दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही सामनाथ आगे बढ़ाए और माँ को आलिंगन में भर लिए। अरे ओ माँ, तुमने तो आज रंग ला दिया। साहब तुमसे इतना खुश हुए कि क्या कहूँ। ओ माँ, माँ की छोटी सी काया सिमट कर बेटे के आलिंगन में छिप गई। माँ की आंखों में फिर आंसू आ गए। उन्हें पोंछती हुई धीरे से बोली, बेटा तुम मुझे हरिद्वार भेज दो, मैं कब से कह रही हूँ। सामनाथ के माथे पर फिर तनाव के बल पड़ने लगे। उनकी बाहें माँ के शरीर पर से हट गई। क्या कहा माँ, यह कौन सा राग तुमने छेड़ दिया? सामनाथ का क्रोध बढ़ने लगा था। बोलते गए, तुम मुझे बदनाम करना चाहती हो ताकि दुनिया कहे कि बेटा माँ को अपने पास नहीं रख सकता। नहीं बेटा, अब तुम अपनी बहू के साथ जैसा मन चाहे रहो। मैंने अपना खा पहन लिया। अब क्या यहाँ क्या करूँगी रह करके? जो थोड़े दिन जिंदगानी के बाकी हैं, भगवान का नाम लूँगी। तुम मुझे हरिद्वार भेज दो। तुम चली जाओगी तो फुलकारी कौन बनाएगा? देखिए स्वार्थी बेटे का बर्ताव। साहब से तुम्हारे सामने ही फुलकारी देने का इकरार किया है। इकरार करना, वादा करना। मेरी आंखें अब नहीं है बेटा जो फुलकारी बना सकूं। तुम कहीं और से बनवा लो, या तो बनी बनाई ले लो। माँ, तुम मुझे धोखा दे के यूँ चली जाओगी, मेरा बनता काम बिगाड़ोगी। जानती नहीं, साहब खुश होंगे तो मुझे तरक्की मिलेगी। माँ चुप हो गई। फिर बेटे की मुंह की ओर देखती हुई बोली, क्या तेरी तरक्की होगी बेटा? क्या साहब तेरी तरक्की कर देंगे? क्या उन्होंने कुछ कहा है? कहा नहीं, मगर देखती नहीं माँ कितना खुश हो गए हैं। कहते थे जब तुम्हारी माँ फुलकारी बनाना शुरू करेंगी तो मैं देखने आऊँगा कि कैसे बनाती है। जो साहब खुश हो गए तो मुझे इससे बड़ी नौकरी भी मिल सकती है, या मैं बड़ा अधिकारी बन सकता हूँ। माँ के चेहरे का रंग बदलने लगा। धीरे धीरे उनकी झुर्रियाँ भरा मुँह खिलने लगा। आँखों में हल्की हल्की चमक आने लगी। तो तेरी तरक्की होगी बेटा। तरक्की क्या यूँ ही हो जाएगी? साहब को खुश रखूँगा तो कुछ करेंगे, वरना उनकी खिदमत करने वाले कम थोड़े हैं। तो मैं बना दूँगी बेटा, जैसे बन पड़ेगा बना दूँगी। और माँ दिल ही दिल में फिर बेटे के उज्जवल भविष्य की कामनाएं करने लगी। और मिस्टर सामनाथ अब सो जाओ माँ कहते हुए अपने कमरे की ओर घूमकर चले गए।